हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रेडियल ग्राफ्स। हमें श्रोडिंगर ने क्या दिया था? साई। साई क्या होता है? वेव फंक्शन। श्रोडिंगर साहब इलेक्ट्रॉन को वेव समझते हैं, ठीक है। तो साई क्या दिखाता है? एम्पलीट्यूड। तो साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। साई बेसिकली क्या है? आप इसको प्रोबेबिलिटी भी मान सकते हो। लेकिन आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकती, है ना। तो साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस किसकी बच्चों? साई स्क्वायर की। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, तो एक साई है जो कि वेव फंक्शन है, और एक क्या है? साई स्क्वायर जो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो हमने इनके ग्राफ करने हैं। आज हमारा टॉपिक है इनके ग्राफ करना। तो एक साई है वेव फंक्शन, एक साई स्क्वायर है, एक और चीज है वो है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, ये क्या चीज है? सपोज न्यूक्लियस के बाहर एक रीजन है जिसको हम शेल बोलते हैं। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। साई जो हमें क्या बताता है? साई हमें बताता है वेव फंक्शन के बारे में, साई स्क्वायर डेंसिटी के बारे में, कि अगर हम पर्टिकुलर जगह पर जाएं तो डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर पूरे शेल में हमने पता करनी हो डेंसिटी कितनी है, तो हमारे पास ये आता है। सपोज ये वो शेल है जिसकी डेंसिटी हमने पता करनी है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमने पता करनी है, और ये डिस्टेंस r है, ये r प्लस डी आर हो गया। तो इस जगह का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो बच्चों ये वॉल्यूम आएगा। ठीक है, इसको साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक नई चीज आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें न्यूक्लियस के चारों तरफ उस शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताता है। ये हमें एक पॉइंट पे बताता है कि कितनी है, पॉइंट वॉल्यूम पे। ये पूरे उस पे बताता है हमें पूरे शेल में इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमारे जो ग्राफ हैं वो साई के हैं, साई स्क्वायर के हैं, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर के हैं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस आई थी कार्टेशियन एक्सिस में, जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है बच्चों? आर थीटा फाई। तो आर जो है रेडियल फंक्शन है और थीटा एंड फाई जो है एंगुलर फंक्शन है। रेडियल और ये
एंगुलर। ओके, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ रेडियल है। इसको पता करने से पहले हमें एक बात का और पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है। नोड वो जगह है स्पेस में जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है, तो ये नोड दो तरह की हो गई, एक होगी रेडियल नोड, एक होगी एंगुलर। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1 और एंगुलर नोड l। जितनी l की वैल्यू होगी उतनी ही एंगुलर नोड्स होंगी। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ रेडियल है, इसलिए हम रेडियल ग्राफ्स बना रहे हैं। ठीक है, तो नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा। वो इतनी स्पीड से वहां से निकल जाएगा कि वहां वेव की तरह वेव कर रहा होगा, पार्टिकल की तरह वेव नहीं कर रहा होगा, तो वहां पर रुकने के उसके चांसेस 0 हैं। इसलिए नोड वो जगह होती है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं, एक साई वर्सेस आर, एक साई स्क्वायर वर्सेस आर, एक डी फंक्शन वर्सेस आर। ठीक है, तो साई क्या हो गया, मैंने बताया था आपको, रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, साई स्क्वायर क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, और 4πr² dr साई स्क्वायर क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डी फंक्शन भी बोलते हैं। बच्चों ये हमें ओनली यूनिट वॉल्यूम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये हमें बताता है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो शेल है उसके बारे में बताता है, ये सिर्फ पॉइंट वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हमने साई वर्सेस आर या साई स्क्वायर वर्सेस आर या दिस वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। एनसीईआरटी में साई को आर लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे सिलेबस में ये 3 तरह के ग्राफ हैं जिनको हमने प्लॉट करना है। अब एक बात और भी याद रखना कि जो साई का ग्राफ होगा वो प्लस नेगेटिव प्लस माइनस हो सकता है। साई स्क्वायर का ग्राफ हमेशा प्लस में रहेगा, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आता है आंसर, और इसका ग्राफ भी प्लस में ही आएगा। ओके, इन दोनों के ग्राफ हमेशा प्लस में रहेंगे। इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड के बारे में बता रहा है। और नेगेटिव का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव। तो साई का ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट साई स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप एक बात और याद रखो, अगर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, तो इलेक्ट्रॉन हमें हमेशा कहीं ना कहीं
मिलता रहेगा। तो उसका ग्राफ जो है हमेशा ऊपर से शुरू होगा, पॉजिटिव ऊपर से शुरू होगा, कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि S जो है बच्चों वो स्फेरिकल है, इसलिए उसका ग्राफ जो है हमेशा ऊपर से ही शुरू होगा, ये बात याद रखनी है। और PDF का ग्राफ, हम किसकी बात कर रहे हैं? साई एंड साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हम। साई और साई स्क्वायर का PDF का ग्राफ कैसा होगा? ये डंबल शेप का होता है, P D डबल डंबल, F क्लोवर लीफ। तो यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो रहे हैं हम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे हमें, तो इसका ग्राफ हमेशा नीचे से शुरू होगा। ओके, हमेशा नीचे से, ऑलमोस्ट 0 से लेके चलो आप। तो PDF का ग्राफ हमेशा नीचे से शुरू होगा साई और साई स्क्वायर के केस में, और S का ग्राफ जो है हमेशा ऊपर से शुरू होगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। ओके, तो इसका ग्राफ जो है हमेशा ऊपर से शुरू होता है। यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हम यहाँ पर भी हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के पास तो ज़्यादा डेंसिटी है उसकी, तो यहाँ पर नीचे से शुरू होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है उसकी फाइंड करने की बहुत कम है, इसलिए हम 0 से शुरू होते हैं और ऊपर चलते हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ का ग्राफ हमेशा 0 से शुरू होता है, चाहे वो S हो, चाहे वो P हो, चाहे D हो, चाहे F हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि ये जो है हम न्यूक्लियस के पास से चल रहे हैं, हम न्यूक्लियस से चल रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास R क्या होगा? 0, ठीक है। चाहे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जितनी मर्जी हो, लेकिन न्यूक्लियस, ये एक्चुअल में डिस्टेंस है, तो R न्यूक्लियस के पास कितना होगा? हमेशा 0 होगा, ठीक है। उससे आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए इसकी स्टार्ट कहाँ से होएगी? 0 से होएगी। तो 4 पाई R स्क्वायर DR साई स्क्वायर का ग्राफ हमेशा 0 से शुरू होगा, चाहे वो S का हो, चाहे वो P का हो, चाहे वो D का हो, चाहे वो F का हो। लेकिन साई और साई स्क्वायर का ग्राफ जो है S के लिए ऊपर से शुरू होगा, PDF के लिए नीचे से शुरू होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ओके, एक बात और याद रखनी है, इसका ग्राफ जो होगा वो पहले ज़्यादा, फिर पीक्स इसकी कम होती जाएंगी ऐसे। क्यों? क्योंकि हम डेंसिटी का पता कर रहे हैं जो न्यूक्लियस के पास है, फिर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इसका ग्राफ हमेशा बड़ा होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.53 n स्क्वायर z स्क्वायर, z तो 1 ही लेंगे हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू 0.2 स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। तो ये जो है ज़्यादा रेडियस है, ये उससे ज़्यादा रेडियस है,
ठीक है, तो ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो पीक है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होएगी, इसलिए ये ग्राफ जो है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ये ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि बच्चों ये फर्स्ट शेल का रेडियस हो गया, ये सेकंड का हो गया, आगे थर्ड का निकालेंगे और बड़ा आ जाएगा। जो जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे से पीक इसकी बढ़ती जाएगी। तो आपने याद करना है कि इसका ग्राफ हमेशा, ये डेंसिटी है, डेंसिटी कम होती जाती है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो इसकी पीक्स नीचे जाएंगी और इसकी पीक्स ऊपर आएंगी। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे। सपोज हम ग्राफ बना रहे हैं साई का आर से 1s का, ठीक है। 1s में कितने नोड्स होते हैं बच्चों? n माइनस l माइनस 1, n माइनस 0, 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 0, कोई भी नहीं होता नोड, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, अगर हम 2s का ग्राफ बनाएं साई वर्सेस आर का, तो 2s में क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0 माइनस 1 1, तो 1 आता है, तो इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ये वो कट है जो आपको बताता है कि ये नोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। ठीक है, 3s का ग्राफ कैसा होगा बच्चों? 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 नोड्स आएंगी, तो बच्चों ऐसे 1, ये 2, 1 2 जगह कट हो गया इसका। ओके, ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं। सपोज हम 3p का निकालते हैं अब, 3p, तो ये साई वर्सेस आर। 3s में कितनी आएंगी? 3p में कितनी आएंगी? 3p कितना हो गया? l कितना हो गया? 1 माइनस 1, तो 1 होएगी सिर्फ। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये p का ग्राफ है बच्चों, ये नीचे से शुरू होगा ऐसे, एक कट लग गया इसका। ठीक है, तो ऐसे हमने साई वर्सेस आर के ग्राफ बनाए हैं, जहाँ पर एस जो है हमेशा ऊपर से शुरू होगा और पी जो है हमेशा नीचे से शुरू होगा। यही अगर हम उसके बना लें साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो पहला ग्राफ तो ऐसा ही होगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ओके, सेकेंड ग्राफ क्या होगा? ये यहाँ पर नेगेटिव है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे। ओके, ये एक नोडल प्लेन आ गया। तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा? इसमें 2 होते हैं, तो 2 हो गए, 2 जो कट हो गया इसका। ओके, 3p का ग्राफ कैसा होगा? अब ये p का ग्राफ है, पॉजिटिव होगा और 0 से शुरू होगा, क्योंकि साइज के तो इसमें एक ही नोड आ रहा है, तो ऐसे। ओके, तो एक कट लग गया यहाँ पे, तो ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों?
साई स्क्वायर वर्सेस आर का। ठीक है, यही ग्राफ अगर हमने डी फंक्शन यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर के बनाए, और वो भी किसका बनाए, हम एस का बनाए बच्चों। तो ये 0 से शुरू होगा, कोई भी नोड नहीं है, तो ये 1s का ग्राफ हो गया। ऐसे हम डी फंक्शन का 2s का ग्राफ बनाए, तो एक है, तो ये ऐसे ऐसे, ओके, एक नोड है, हमेशा इनका ग्राफ 0 से शुरू होता है। 3s का बनाए अगर, 3s में 2 नोड्स हैं, तो ये ऐसे बनेगा। और 3p का अगर बनाए हम, 3p में सिंगल नोड है, ओके, तो ऐसे ऐसे बनेगा, ओके। ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाएंगे, ये जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका रीजन मैंने भी बताया था आपको, ओके। अब आप एक बात और देखो, जो 2s का ग्राफ है वही ग्राफ जो है आपका 3p का है। रीजन, 2s में भी एक नोड आती है और 3p में भी कितनी नोड आती है, एक नोड आती है। तो यानी कि 2s का, 3p का, 4d का, 5f का ग्राफ जो बच्चों सेम होगा। सिमिलरली 3s का, 4p का, 5d का, 6f का ग्राफ जो है वो सेम होगा। सिमिलरली 1s का, 2p का, 3d का और 4f का ग्राफ जो है सेम होगा। रीजन क्या है, रीजनशिप ओवर नोड्स में। यहाँ पर भी 0 नोड है, इन सब में 0 नोड है, तो इनका ग्राफ जो है वो सेम होगा। इनका ग्राफ जो है सेम होगा, इनका भी सेम होगा। आप देखो 2s का और 3p का ग्राफ जो है वो सेम है। तो इस तरह से हम सारे ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप 5D का साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर कैसे बनाओगे, तब तो आसान है। 5D का मतलब क्या हो गया, 5 - 2 - 1 n - l - 1, कितने आ गए, 2 आ गए। तो बच्चों ये D है, 0 से शुरू होगा, इसको मत मान लेना नोड, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। नोड वो है जो आगे होती है, ये नहीं होती और यहाँ भी नहीं होती। लास्ट वाली और फर्स्ट वाली काउंट नहीं होती, बाकी काउंट होती है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा साई वर्सेस आर का ग्राफ। अब साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है हमने। साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो कितनी नोड्स हैं इसमें, 2 नोड हैं। तो ये बन गया आपका साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। ये वो 2 नोड्स हैं, और जो पीक्स हैं हमेशा इनको बोलते हैं पीक्स।
पीक्स हमेशा एक ज़्यादा होती है नोड से। अगर 2 नोड हैं तो 3 पीक मिलेंगी आपको, 1 2 3, 3 है तो 4 मिलेंगी। और ये बात याद करनी है कि फर्स्ट का जो है और लास्ट का जो है वो काउंट नहीं होता, बाकी सब काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ आसानी से बना सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, फिर से आप देख लो कि 2 तरह की नोड्स होती हैं। एक होती है रेडियल और एक होती है एंगुलर। रेडियल जो होती है बेटे R, एंगुलर थीटा एंड फाई। ये नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1, इसका है L। हमारे सिलेबस में सिर्फ रेडियल नोड्स हैं, एंगुलर नोड्स नहीं है। रेडियल नोड्स का मतलब हो गया कितने रेडियस पे, जैसे कि ये ग्राफ है, ये सपोज, तो अगर हम इसको एक एरो बनाएं जो कि प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, तो ये R है, ये थीटा और ये वाला फाई। तो ये एंगल्स पे जो नोड्स मिलते हैं उनको बोलते हैं एंगुलर नोड्स, और जो रेडियस पे मिलते हैं उनको बोलते हैं रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स कितनी होती हैं, n-l-1, और एंगुलर कितनी होती हैं, L। और टोटल नोड्स कितनी होती हैं, n-l-1 प्लस L, n-1। ये क्या होती हैं, टोटल नोड्स होती हैं। और बच्चों, जो साई का ग्राफ होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। साई स्क्वायर का या 4πr² dr। साई स्क्वायर का ग्राफ हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ओके, ये बात आप याद कर लो। और साथ में साई और साई स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं, एस का ग्राफ जो है इनका हमेशा ऊपर से शुरू होगा नीचे तक। अगर पी की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 से शुरू होगा। ठीक है, उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अभी हम साई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा नीचे से शुरू होगा। क्यों, मैंने बता दिया, वो डंबल होता है शेप। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ जा रहे हैं, तो ये 0 से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 4πr² dr साई स्क्वायर का जो भी ग्राफ है ये हमेशा 0 से शुरू होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से हम बाहर निकल रहे हैं। न्यूक्लियस से रेडियस कितना है, 0 है, इसलिए हमेशा ही ऐसे जाएगा। ओके, तो बच्चों, जो P, D, F, G इनके ग्राफ हैं वो नीचे से शुरू होंगे साई और साई स्क्वायर के केस में। इस केस में चाहे कोई भी हो, S, P, D, F, G, सारे ग्राफ जो हैं 0 से शुरू होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इनमें। ओके, जो साई स्क्वायर का ग्राफ है वो पहले ज़्यादा फिर कम की तरफ जाएगा ऐसे, क्योंकि डेंसिटी कम होती जाती है। ये किसका है, साई स्क्वायर का। जो डी फंक्शन का ग्राफ है वो हमेशा कम से ज़्यादा। वाई, बिकॉज रेडियस बढ़ता जाता है, और जितना रेडियस मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का घर होगा और इतनी ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो है ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर चलता है, ये हमेशा ऊपर से नीचे आता है। ओके, तो इस तरह आपको कोई भी ग्राफ दिया हो तो आप बना सकते हो, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही।
गुड नाइट बच्चों।